हेलो फ्रेंड, मैं शरद वर्मा करंट अफेयर्स 2022 में आपका स्वागत करता हूं। ज़्यादा देर ना करते हुए हम चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर। फर्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली द मिनिस्टर ऑफ रेलवेज हैज़ लॉन्च्ड इंडियन रेलवे इनोवेशन पॉलिसी स्टार्टअप फॉर रेलवेज फॉर दैट ग्रांट अप टू। तो हाल ही में रेल मंत्री ने कितने करोड़ रुपए तक के अनुदान के लिए भारतीय रेलवे नवाचार नीति इंडियन रेलवे इनोवेशन पॉलिसी स्टार्टअप फॉर रेलवे शुरू किया है? तो इसका राइट आंसर है 1.5 करोड़। आखिर रेलवे इनोवेशन पॉलिसी है क्या? जिस प्रकार सरकार ने डिफेंस के क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए, उसमें विकास करने के लिए इसने निजी क्षेत्र को आमंत्रित किया, उसी प्रकार वह रेलवे के क्षेत्र में भी विकास पर बल दे रहा है। उसके लिए उसने निजी उद्यमियों को इसमें आमंत्रित किया है ताकि वो इसमें इनोवेट कर सके, इसमें अनुसंधान कर सके और एक नया तरीका खोजा जा सके जिससे रेलवे का विकास हो सके। जैसे कि पटरियों की मरम्मत का हो गया या और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं, उसमें इनोवेशन हो सके। इसके लिए सरकार जो है 1.5 करोड़ रुपए तक का अनुदान जो है प्रोवाइड करवाएगी, क्योंकि अगर सारा भार सरकार पर ही पड़ेगा तो इससे इफ़ेक्ट जो होता है बजट घाटे पर ही पड़ता है, चाहे वो राजकोषीय राजस्व घाटे पर उसका असर आता है। तो इससे निपटने के लिए, प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए सरकार निजी कंपनियों को भी आमंत्रित कर रही है ताकि वो अपने विचार, अपने टेक्नोलॉजी को इसमें रख सकें। तो ये जानकारी थी इंडियन रेलवे इनोवेशन पॉलिसी स्टार्टअप फॉर रेलवेज़ के बारे में। चूँकि रेलवे की बात हो रही है तो चलते हैं कुछ और बातें इसके बारे में जानने के लिए। नवदूत, ये नवदूत क्या है? ये लोकोमोटिव इंजन होता है, जैसा कि मैं आपको डायग्राम में दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये जो इंजन आप देख रहे हैं ये है लोकोमोटिव इंजन नवदूत। यह पश्चिम मध्य रेलवे, यहाँ पहला रेलवे जोन था जो पूरी तरह से ये इलेक्ट्रीफाई हुआ है। ये जो नवदूत रेलवे स्टेशन, नवदूत ये इंजन है, ये पूरी तरह से इलेक्ट्रीफाई किया गया है। इसमें किसी भी प्रकार की डीजल आदि के इस्तेमाल की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ओके, नेक्स्ट और भी हम कुछ चीज़ें जान लेते हैं, जैसे कि महिला सुरक्षा ऑपरेशन, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ वुमेन। इसमें क्या है, जैसे कि महिलाओं के जहाँ पर महिलाएं हैं वहाँ पर कोई पुरुष एंट्री मार ले उस बोगी में और परेशान करे महिलाओं को, तो महिलाओं को सुरक्षा प्रोवाइड करने के लिए ये मिशन चलाया गया, ये ऑपरेशन चलाया गया है रेलवे के द्वारा। क्या नाम है इसका? महिला सुरक्षा ऑपरेशन। ये एक महिला सशक्तिकरण की तरफ एक कदम है रेलवे की तरफ से। नेक्स्ट है पीएम गति शक्ति, ट्रैवलिंग टूवर्ड्स सक्सेस। भारत सरकार जो है 100 पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल बनाने का लक्ष्य रख रहा है। कितना? 100। ओके, जिसमें पहला जो टर्मिनल बनाया जाएगा वो आसनसोल में बनाया जाएगा। कहाँ पर बनाया जाएगा? आसनसोल में, जैसा कि ये डायग्राम में लिखा हुआ आसनसोल। ये कहाँ पर है? ये बंगाल में है। नेक्स्ट, आहट ऑपरेशन, ये भी आरपीएफ के द्वारा आहट ऑपरेशन चलाया गया है। किससे संबंधित है ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए है। ओके, ये जो किडनैप कर लिए जाते हैं बच्चों और उनको अन्य कार्य में उनको लगा दिया जाता है, तो उसको रोकने के लिए मिशन आहट चलाया गया है। नेक्स्ट, इंडियन रेलवे ने एक मिशन अमानत भी शुरू किया है। मिशन अमानत, इसमें क्या है कि ट्रेन में जैसे कि कोई अपना सामान भूल जाता है या उनका छूट जाता है, तो फिर तो वो उनको मिलना पहले मुश्किल हो जाता था। तो रेलवे ने क्या इस पे किसके लिए क्या मिशन बनाया है? उन्होंने अमानत मिशन बनाया है कि उनके खोए हुए चीज़ उनको फिर से वापस मिल जाएंगे। ओके, तो ये कुछ जानकारी थी रेलवे के बारे में।
अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच स्टेट डिड द यूनियन स्टील मिनिस्टर इनॉग्रेट अ 6-line हाईवे मेड ऑफ स्टील स्लैग फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया? तो भारत में पहली बार किस राज्य में स्टील स्लैग से बने 6 लेन वाली राजमार्ग का उद्घाटन किया गया है? तो कहाँ पर किया गया है? वैसे इस क्वेश्चन का जिक्र हमने प्रीवियस में कर दिया था। तो इसका राइट आंसर क्या है? गुजरात है। और गुजरात के किस सिटी में? सूरत में ये बनाया जा रहा है। जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, ये स्टील, जो स्टील अब इस्तेमाल में नहीं है उसका इस्तेमाल करवाया जाएगा सड़क बनाने में। ओके, चूँकि और हाँ, इसे बनाएगा कौन, किसकी मदद से इसे बनाया जाएगा? तो इसे बनवाया जाएगा CRRI इसमें हेल्प करेगा। ये इसका फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट। CRRI इसके लिए हेल्प करेगा, वो बनवाएगा इसको। ओके, और ये जो सड़क है ये सूरत के हजीरा में बनाया जाएगा। इसके अलावा चूँकि गुजरात की बात हो रही है तो कुछ चीज़ें और हम जान लेते हैं, जैसे कि स्टार्ट इकोसिस्टम के द्वारा एक रिपोर्ट रैंकिंग जारी की गई थी। उसमें फर्स्ट प्लेस पर जो है सर्वोच्च जिसने अपने अच्छा प्रदर्शन किया है, तो किसने किया? गुजरात ने किया है। ओके, और नैनो यूरिया लिक्विड सिस्टम को भी, एक नैनो यूरिया तरल संयंत्र का भी स्थापना की गई है कलोल डिस्ट्रिक्ट में, और ये भी गुजरात में है। तो ये जानकारी थी गुजरात के बारे में। वैसे मैंने कल आपको कुछ चीज़ें गुजरात के बारे में और बताया था। क्या आपको मालूम है चीज़ें? चंपानेर पावागढ़, कुछ याद आया? चंपानेर पावागढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क में एक कालका माता मंदिर का उद्घाटन किया गया है, तो याद रखिएगा इसे। और मैंने इसके कुछ पर्वतों के बारे में बताया था, वो क्या नाम थे सीक्वेंस में? कच्छ, मांडवी, बरदा, गिरनार और गिर। ओके, तो और ये जानकारी थी गुजरात के बारे में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच कंट्री साइंड एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द LGBTQ कम्युनिटी फ्रॉम कैस्केड ऑफ लेजिस्लेशन इन कंजर्वेटिव स्टेट दैट टारगेट देयर राइट्स? तो क्या कहा जा रहा है इसमें? LGBT समुदाय को जो रूढ़िवादी राज्य, कौन? कंजर्वेटिव स्टेट, जो रूढ़िवादी हैं, रूढ़िवादी राज्य हैं में कानून के जो कैस्केड से उनके बचाने के लिए कौन सा कार्यकारी आदेश किस देश ने जारी किया है? तो इसे जारी किया है USA ने। आखिर क्या है ये? क्या है कि अमेरिका में कुछ कंजर्वेटिव स्टेट हैं जो कि ट्रंप को समर्थन देते हैं। ओके, ट्रंप को समर्थन देते हैं, तो वो क्या करते हैं? वो LGBTQ का जो है विरोध करते हैं। तो जो बाइडेन की सरकार है उन्होंने एक कार्यकारी आदेश पारित किया, और ये क्या है? ये LGBTQ के समुदाय के सुरक्षा से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर है अमेरिका। चूँकि इसके लिए मैं कुछ चीज़ें और आपको बता देना चाहता हूँ इंडिया के पर्पज़ से। इंडिया में नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का एक केस था 2018 में। इस केस के जरिए सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 377 को डीक्रिमिनलाइज्ड कर दिया था। ओके, डीक्रिमिनलाइज्ड कर दिया था भारत में। तो ये जानकारी थी LGBTQ के बारे में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। APEDA, द इंडियन ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइज्ड द मैंगो फेस्टिवल इन व्हिच कंट्री? मैंगो का नाम सुनकर के तो आपके मुंह में पानी आ ही गया होगा। और भारत में मैंगो का सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है। ओके, और यूपी में तो काफ़ी उत्पादन होता है इसका, जैसे दशहरी हो गया, चौसा हो गया, और भी कई आम होते हैं। तो APEDA ने, इसका फुल फॉर्म क्या है? एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। ओके, एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो इसका काम क्या होता है?
जो एपीडीए का काम होता है, जैसे कि जो खाद्य हो गया, फल हो गया, सब्जियां हो गई, इनका निर्यात का काम इनका होता है। और ये किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है? ये वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है। चूँकि आम उत्सव की बात हो रही है, तो ये एपीडीए के द्वारा किस देश में इसका आयोजन किया गया है? तो इसका आयोजन किया गया है बहरीन में। बहरीन कहाँ पर है? ये बहरीन ये मध्य एशिया में है, क्या आपको मालूम है? और ये गल्फ ऑफ पर्सिया में है, जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं। ओके, इसके एक तरफ सऊदी अरब है। तो बहरीन की राजधानी क्या है? वहाँ की कैपिटल क्या है? मनामा। क्या है? मनामा। तो बहरीन के बारे में मैं एक चीज़ और आपको बता देना चाहता हूँ। जो ISA है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जिसका मुख्यालय गुरुग्राम में है, उसमें 104वां 104वां जो मेंबर बना था, वो कौन बना था? बहरीन ही बना था। और लेटेस्ट 105 वाला मेंबर कौन सा है? तो वो है नेपाल। वो कौन सा है? नेपाल है। तो ये जानकारी थी APEDA के बारे में और बहरीन के बारे में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डिड टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र फैसिलिटी TTF वेयर साइंड बाय द बेमेस्टिक मेंबर कंट्रीज एट द 5th बेमेस्टिक समिट। बेमेस्टिक जो है अपना 25वां स्थापना दिवस भी मना रहा है, ये पॉइंट याद रखिएगा। उसकी स्थापना कब हुई थी? 1997 में की गई थी। इसमें कितने कंट्री हैं? तो बेमेस्टिक में जो होता है 7 कंट्री हैं। कौन कौन से? बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडिया, नेपाल, भूटान, थाईलैंड, म्यांमार। अगर हम इसको इनके नेम से ही पता करें तो कैसे है, रटने की भी ज़रूरत नहीं। B फॉर बांग्लादेश, I फॉर इंडिया, M फॉर म्यांमार, S फॉर श्रीलंका, T फॉर थाईलैंड। और 2 अन्य कंट्री कौन कौन से जुड़े हैं? भूटान एंड नेपाल। भूटान एंड नेपाल। तो टोटल कितने हो गए हैं? 7 कंट्रीज़। और इसकी जो स्थापना की गई थी, इसकी स्थापना की गई थी बैंकॉक डिक्लेरेशन के जरिए। किसके जरिए? बैंकॉक डिक्लेरेशन के जरिए इसकी स्थापना की गई थी। बेमेस्टिक की जो पहली समिट का आयोजन किया गया था, वो किया गया था थाईलैंड में। कहाँ पर किया गया था? थाईलैंड में इसका आयोजन किया गया था। और प्रेजेंट टाइम पे इसका जो करंट चेयर कौन है, जो अध्यक्षता कर रहा है, वो है श्रीलंका। जरूरी से याद रखिएगा, ये परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रेजेंट टाइम पे जो इसका करंट चेयर कंट्री है वो है श्रीलंका। और इसका पहला जो सम्मेलन किया गया था, अगर क्वेश्चन आए तो वो थाईलैंड में आयोजित किया गया था। और किस डिक्लेरेशन के जरिए लाया गया था? बैंकॉक डिक्लेरेशन के जरिए से लाया गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? इसका आंसर है कोलंबो, श्रीलंका। ओके, तो इस क्वेश्चन को एक बार हम फिर से समझ लेते हैं। 5वां बिमेस्टिक शिखर सम्मेलन में बिमेस्टिक सदस्य देशों द्वारा जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र फैसिलिटी है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र फैसिलिटी है, उस पर कहाँ हस्ताक्षर किया गया? कोलंबो, श्रीलंका में इस पर हस्ताक्षर किया गया। तो ये ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी फैसिलिटी क्या है? इसमें जो बेमेस्टिक कंट्रीज है ये आपस में टेक्नोलॉजीज़ का साझा करेंगी। जैसे इंडिया के पास सैटेलाइट का हुआ, इसरो की, इन सब का टेक्नोलॉजी जो है इंडिया के पास है। तो वो क्या करेगी? जो उनके पड़ोसी देश हैं उनसे इसका साझा करेगी, उनको अपने उपग्रहों का, सैटेलाइट्स का हेल्प देगी, ताकि वो भी मौसम या अन्य चीज़ों की जानकारी प्राप्त कर सकें। बिमेस्टिक की बात हो रही है तो इसके बारे में एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ। ये पैनेक्स है, पैनेक्स एक्सरसाइज 2021। तो बिमेस्टिक के देशों ने पैनेक्स नाम के एक मानवता अभ्यास किया था। ये कैसा है? मानवता अभ्यास है। ये 2021 में पुणे में किया गया था। ओके, इसमें भी एक दूसरे को टेक्नोलॉजी हेल्प करेंगे। तो ये जानकारी थी बिमेस्टिक के बारे में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मिनिस्ट्री हैज़ ऑर्गेनाइज्ड द नेशनल वर्कशॉप ऑन डैम सेफ्टी एक्ट 2021? क्या बात हो रही है? डैम सेफ्टी एक्ट। तो इसको कौन सा मंत्रालय से लाया है, आयोजित कर रहा है? वो है जल शक्ति मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा इसको आयोजित किया जा रहा है। डैम सेफ्टी क्या है? इसमें जैसे कि जो बात जो होते हैं जो जर्जर हो गए हैं या पुराने बहुत हो चुके हैं, तो उनके सेफ्टी के रेगुलेशन को ध्यान में रख के किया जाता है। ओके, क्या होता है कि कभी कभी आप जानते होंगे, आपने अर्थक्वेक के टॉपिक में आपने पढ़ा होगा स्टैटिक्स ज्योग्राफी में कि भूकंप आने का एक रीजन जो होता है ह्यूमन मेड भी होता है। ओके, इसमें क्या होता है, जैसे कि मानव ने बांध बनाया और बाद में जो होता है गाद जमा होता रहता है, तो इससे प्रेशर जनरेट होता है धरती पे, और फिर क्या होता है, उसकी वजह से भी भूकंप आने की संभावना बढ़ जाती है। तो ये जानकारी थी डैम सेफ्टी एक्ट 2021 के बारे में। क्या आप जानते हैं भारत में सबसे ज़्यादा बांध कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। और दूसरे नंबर पर कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में है। इंडिया में टोटल क्या, इंडिया में लगभग 5200 से ज़्यादा डैम है इंडिया में। ओके, और सबसे पुराना जो डैम है इंडिया का वो है कलानाई डैम। इसे और किस नाम से जाना जाता है? इसे जाना जाता है ग्रांड एनिकट के नाम से जाना जाता है। ग्रांड एनिकट के नाम से जाना जाता है। और ये कहाँ पर है? ये है कावेरी नदी पर बनाया गया है, तमिलनाडु में। कावेरी नदी पर तमिलनाडु में बनाया गया। ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं यही है कलानाई डैम। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइंटिस्ट हैव डेवलप्ड अल्ट्रा थिन हेट्रोप्रोटीन फिल्म्स डिड एक्सेलेंट थर्मल मैकेनिकल एंड pH स्टेबिलिटी। व्हाट इज द यूजेस ऑफ हेट्रोप्रोटीन? तो क्या इस्तेमाल है हेट्रोप्रोटीन का? इसका इस्तेमाल होता है इन बायोमेडिकल एंड फूड पैकेजिंग इंडस्ट्रीज़। बायोमेडिकल एंड फूड पैकेजिंग इंडस्ट्रीज़ में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये क्या होता है? पतली लेयर होती है पन्नी की, और इसको किया जाता है खाद्य पदार्थों को पैकेज करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिया स्पेस ऑब्जर्वेटरी ऑफ व्हिच एजेंसी रिसेंटली डिटेक्टेड सेवरल स्टार क्वैक व्हिच वर सिमिलर टू सुनामी लाइक अर्थक्वैक। जैसे कि पृथ्वी पर अर्थक्वेक आता है, वैसे ही स्टार क्वेक भी होते हैं। ओके, और तो क्या क्वेश्चन है कि गिया स्पेस जो ऑब्जर्वेटरी है उसने हाल ही में एक स्टार क्वेक का पता लगाया है जो सुनामी जैसा ही भूकंप के समान होता है। ओके, और सुनामी इंडिया में एक बार आया था 2004 के करीब, और इससे काफ़ी लोगों का नुकसान भी हुआ था, कई मौतें भी हुई थी। ओके, तो कितना ख़तरनाक होता है सुनामी। तो इसको किसने इसका पता लगाया है? इसका पता लगाया है यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने। किसने? यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है पेरिस में। कहाँ पर है? पेरिस में। चूँकि अब यूरोपियन स्पेस एजेंसी की बात हो रही है, तो इसके मैं 2 मिशन आपको बताना चाहता हूँ। वो कौन सा 2 मिशन है? एक तो विजिल है और एक है जूस मिशन। जूस मिशन किससे संबंधित है? ये जुपिटर से संबंधित है। जुपिटर पे ये वहाँ की जानकारी से संबंधित है। जुपिटर मिशन, इसे यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने ही चलाया है। और दूसरा है विजिल मिशन। ये क्या है? इसमें सोलर मिशन के स्टडी करने के लिए, सूर्य के स्टडी करने के लिए ये मिशन है। चूँकि अब इसकी बात हो रही है तो मैं आपको इंडिया के पर्पज़ से कुछ सोलर मिशन के बारे में बता देता हूँ। आदित्य L1, इसका फुल नेम कितना है, क्या है? आदित्य L1। ये भारत का सोलर मिशन है। ओके, और अमेरिका का अगर कहा जाए सोलर मिशन क्या है, तो उसका नाम है पार्कर। तो ये जानकारी थी यूरोपियन स्पेस एजेंसी के बारे में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट लॉन्च द एनोम एजिथ्यूम स्कीम टू ब्रिज द
लर्निंग गैप दैट वाज कॉज्ड ड्यू टू कोविड पैंडेमिक, किस स्टेट में इसको शुरू किया गया है? तो इसको शुरू किया गया है तमिलनाडु में। कहाँ पर शुरू किया गया है? तमिलनाडु में शुरू किया गया। इसमें क्या है? इनोम एजुथम स्कीम में, इसमें कोविड-19 के दौरान जो बच्चों का पढ़ाई डैमेज हुई है उसके लिए कक्षा 1 से, क्लास 1 से लेकर के 3 तक के जो बच्चे हैं उनको बुक या उस पढ़ाई से संबंधित सामग्री उनको प्रोवाइड करवाई जाएगी। ओके, चूँकि तमिलनाडु की बात हो रही है तो उसके बारे में मैं कुछ जानकारी आपको देना चाहता हूँ। यहाँ रेरोड एक हल्दी होती है, उसे जीआई टैग दिया गया है, रेरोड हल्दी। और हल्दी के मामले में एक नाम और आपने सुना होगा, कंदमाल हल्दी। कंदमाल हल्दी, ये कहाँ का जीआई टैग इसे मिला है? इसे मिला है उड़ीसा का जीआई टैग। कंदमाल हल्दी को उड़ीसा का जीआई टैग मिला हुआ है। तमिलनाडु में ही एक वर्टिकल लिफ्ट रेल ओशियन ब्रिज भी बनाया जा रहा है। ओके, नेक्स्ट, यहाँ पर एक ऊर्जा द्वीप भी बनाया जा रहा है डेनमार्क की हेल्प से। किसके? डेनमार्क के हेल्प से यहाँ पर एक ऊर्जा द्वीप भी बनाया जा रहा है। नेक्स्ट है, कल ही मैंने आपको जैसे कि पढ़ाया था, तमिलनाडु में माइनॉरिटी राइट डे भी मनाया गया 18 दिसंबर को, अल्पसंख्यक अधिकार दिवस। और मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ के कुछ चोटियों के बारे में, पर्वतों के बारे में। क्या नाम है उनका? इनका शॉर्ट फॉर्म मैंने यहाँ पर लिखा है JSPS, आप भी याद कर सकते हैं ऐसे ही इसको। जावेदी, सेवराय, पंचामलाई, सिरुमलाई। ओके, तो याद करने का कितना अच्छा तरीका है, JSPS, जावेदी, सेवराय, पंचामलाई, सिरुमलाई। और सबसे खास बात इसकी क्या है? JSPS की, JSPS मैंने यही सीक्वेंस क्यों लिया है? ये नॉर्थ टू साउथ की तरफ है। ओके, तो जावेदी, सेवराय, पंचामलाई और सिरुमलाई है। और इसके अलावा मैंने एक चीज़ और आपको बताया था, समुद्री शैवाल पार्क, ये भी जो है तमिलनाडु में ही मन्नार की खाड़ी में बनाया जा रहा है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन ड्रॉट इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन 17 जून। व्हाट इज द थीम फॉर दिस ईयर? तो क्या है? मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस। ये 17 जून को इसको मनाया जाता है। इस बार की इसकी थीम क्या थी? जैसा कि आप डायग्राम में ही इसको देख रहे हैं, राइजिंग अप फ्रॉम ड्रॉट टुगेदर। ओके, राइजिंग अप फ्रॉम ड्रॉट टुगेदर, तो ये इसकी थीम थी। क्या होता है मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम? ये जो होता है UNCCDD के द्वारा इसको किया, यूनाइटेड नेशन कंजर्वेशन डिजर्टिफिकेशन डॉट के द्वारा इसको मनाया जाता है। इसकी जो बैठक हुई थी अभी हाल ही में, COP15 करवाई गई थी। ये कहाँ आयोजित करवाई गई थी? आइवरी कोस्ट के एबिडजान में इसकी आयोजन करवाया गया था। ओके, चलिए कुछ जानकारी और मैं आपको दे देता हूँ जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इंडिया में 26 मिलियन हेक्टेयर भूमि का, इंडिया में 26 मिलियन हेक्टेयर जो भूमि है उनके पुनर्वास का लक्ष्य कब तक रखा गया है? 2030 तक रखा गया है। इसे जरूर याद रखिएगा, ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम चलते हैं अपने फैक्ट की तरफ। क्या है? अदर फैक्ट्स। कस्तूरी कॉटन, कस्तूरी नाम से आप ये ना सोचिएगा कि मैं कस्तूरी मृग की बात कर रहा हूँ। इंडिया, भारत सरकार जो है कस्तूरी के नाम से कपास अब बेचती है। ओके, अब ये ना कहिएगा कि हमारी इंडियन सरकार ही ले जाकर हर जगह कस्तूरी कॉटन ले लो, कस्तूरी कॉटन ले लो, ऐसे नहीं लेकर अब वो कस्तूरी ब्रांड के नाम से वो कॉटन बेची जाती है विदेशों में। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है 2022 एनुअल ग्लोबल ट्रेंड रिपोर्ट। ये किसके द्वारा जारी किया जाता है, प्रकाशित किया गया है? इसे प्रकाशित किया है यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज़। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा में। कहाँ पर है? जिनेवा में। और इसके जो प्रेसिडेंट हैं वो कौन हैं? फिलिप्पो ग्रैंडी हैं। फिलिप्पो ग्रैंडी हैं। ओके, जिनेवा में एक और किसका हेडक्वार्टर है?
OHC का भी हेडक्वार्टर जो है जिनेवा में ही है। मैं एक जानकारी और आपको देना चाहता हूँ। अभी इसी साल से 2022 से 18 जून को हेट स्पीच का मुकाबला करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में इसे मनाया गया था। ओके, हेट स्पीच का मुकाबला करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में इसे मनाया गया था। 18 जून, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे जरूर याद रखिएगा। पहली बार ये 2022 इसी साल शुरू हुआ है और यूनाइटेड नेशन ने ही इस्लामोफोबिया को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया है? 15 मार्च को मनाया है। अभी शुरू नहीं किया गया है, ये 2023 से शुरू होगा। तो ये जानकारी थी हमारे आज के करंट अफेयर्स के बारे में। प्लीज़ अपना कमेंट ज़रूर किया करिए, इसको बनाने में हमारा काफ़ी एफर्ट लगता है। आप अपनी तरफ से कमेंट करेंगे तो हमको थोड़ा सा उत्साह मिलेगा। तो इसी के साथ आज का करंट अफेयर हम समाप्त करते हैं। धन्यवाद।